ब्लेंडर इंटरमीडिएट कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हमने आज कुछ कोर कॉन्सेप्ट को सीखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और एम्प्टीज। पेरेंट चाइल्ड और एम्प्टीज से हम बहुत सारे मॉडिफायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और पेरेंट चाइल्ड के थ्रू हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स असम्बलीज जो कि हमने अपने गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करनी होती हैं, जब हम अपने मॉडल्स को एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी गेम इंजन के लिए अपने डेवलपर को या प्रोग्रामर को देते हैं, तो हमें उनको एक ख़ास स्ट्रक्चर में देना होता है ताकि वो उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके अलावा हम उनको एनिमेट करें, तो जो मैकेनिकल टाइप असम्बलीज होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनिंग और एम्प्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेलकम टू 3D आर्टिस्ट गाइड। मैं हूं हमाद मलिक। आज उस स्क्रीन पर सीखते हैं पेरेंट चाइल्ड और एम्प्टीज का फंक्शन। अच्छा दोस्तों, मैंने अपने पास एक ब्लेंडर सीन प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें ये एक साइकिल है, बाइसाइकिल। आज हम इसके थ्रू सीखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स सपोज ये मॉडल हमने बनाया किसी गेम के लिए। अब जब गेम में ये मॉडल हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके आउटलाइनर में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम इनको सेपरेट देखना चाहें कि ये कौन से पार्ट्स हैं, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट कलर में हैं। हर पार्ट को अपना कलर है। ये हमने अपने शेडिंग वाले लेसन में सीखा था, जो हमारा ब्लेंडर बेसिक का कोर्स है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो कोर्स पे जाके देख सकते हो कि शेडिंग को हम किस तरह डिफरेंटली व्यू कर सकते हैं। अच्छा, कम बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास व्हील अलहदा है। इसको हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब गेम में व्हील्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे रोटेट होंगे, जबकि ये अगर हम इस हैंडल बार को रोटेट करें तो इसको हैंडल बार के साथ रोटेट होना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको हैंडल बार के साथ अटैच करें। तो अगर मैं इसको व्हील को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके हैंडल बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैंडल असेंबली को, और कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास ये पेरेंट मेन्यू ओपन होता है। मैं इसको कहता हूँ ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे कि ये जो हैंडल बार है, फ्रंट टायर इसके अंदर आ गया है। ठीक है, यानी कि ये इसका चाइल्ड बन गया है। अब जो चाइल्ड है वो पेरेंट के साथ मूव होगा। अगर मैं हैंडल बार को मूव करूंगा तो चाइल्ड उसके साथ मूव होगा, लेकिन अगर मैं चाइल्ड को मूव करूंगा तो पेरेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम इसको एक्स एक्सेस पे रोटेट करेंगे अपनी गेम में, तो ये इस रुख पे रोटेट होगा। या अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो जब मैं इसके ऊपर रोटेशन वाली एनिमेशन लगाऊंगा तो वो टायर पे लगाऊंगा, और हैंडल बार पे जो एनिमेशन लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा समहाउ, मतलब अंदाजन जी पे। लेकिन जब आप देखो मैं इसको जी एक्सिस पे रोटेट करता हूँ तो ये अपने इस एक्सल से बाहर निकल जाता है। ये जो इसका पाइप है, इससे ये बाहर निकल जाता है, यानी कि ये एग्जैक्ट जी एक्सिस पे नहीं है। अगर हम इसको साइड से देखें, तो वो ये देखें, साइड से देखें तो ये एंगल के ऊपर है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्टी होगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि जो कि एक कंटेनर का काम करते हैं। वो रेंडर नहीं होते, वो आपको नज़र नहीं आएंगे ना गेम में ना एनिमेशन में। जब आप रेंडर करोगे, वो एक लाइक फोल्डर होते हैं। जैसे हम यहाँ अपने आउटलाइनर में एक फोल्डर बना के उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, लेकिन वो फ़ोल्डर हमें यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आते। वो एक कंटेनर का काम करते हैं। इसी तरह व्यू पोर्ट के अंदर अगर हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है और एक कंट्रोल पॉइंट बनाना है उनके लिए, तो हमें एक एम्प्टी की मदद लेनी पड़ती है। एम्प्टी क्रिएट करने के लिए हमें उसको उसकी प्रॉपर जगह पे प्लेस करना होगा। उससे पहले हमें उसको प्लेस करने से पहले अपना ये जो 3D कर्सर है, इसको प्लेस करना पड़ेगा इस पिवट पॉइंट पे। हमने अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग में इसके ऊपर पूरा एक लेसन है। अगर आप इसको इन डिटेल देखना चाहते हैं तो वो लेसन जाके वापस देख लें। जो ब्लेंडर बेसिक की प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो लेसन मौजूद है। मैं उसका लिंक भी कहीं लगा दूंगा। तो अब हमने जनाब इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है, और कर्सर टू सिलेक्टेड। तो जो हमारा कर्सर यहाँ पे था वो इसके पिवट पॉइंट पे प्लेस हो गया है। अब जब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो अपना ऐड मेन्यू ओपन करूंगा, और यहाँ से इस पे एक प्लेन एम्प्टी क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एम्प्टी क्रिएट हो गया है। ये एक
ज्योमेट्री लेस, यानी कि इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है, और हमारी विजिबिलिटी के लिए ब्लेंडर इसको एक ये जो एक्सेस हैं लाइंस के थ्रू दिखाता है, ताकि इसको हम व्यू पोर्ट में सिलेक्ट कर सकें और इसको देख सकें। तो इसको जब हम मूवी बनाएं या कोई इसको एनिमेशन बना के रेंडर करें तो ये रेंडर नहीं होते, ये रेंडरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होते। इसी तरह जब हम इसको गेम में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे ये गेम में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के तौर पे ही नज़र आएगा, और इसके जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसके चाइल्ड होंगे। हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को इसका चाइल्ड बनाया था, यानी व्हील को हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका चाइल्ड बनाया था, ये इकट्ठे हैं, ये चाइल्ड बनाया था। लेकिन अब हमने इन सब को इस एम्प्टी का चाइल्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, इनका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आपस में जो है, ये आप लाइन देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन, ये लाइन बता रही है, यानी इसके ओरिजिन से इसके ओरिजिन तक ये एक डॉटेड लाइन क्रिएट करता है। इससे पता लगता है कि ये लाइन आप देख रहे हो, ये इसके साथ साथ अटैच है, ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है, तो हमने इनको सेलेक्ट करना है, और इस दफ़ा आल्ट पी, आल्ट पी से क्लियर पेरेंट का मेन्यू ओपन होता है, इसमें हम इसको कहेंगे क्लियर पेरेंट। और कुछ कमांड्स हैं जिसमें क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म, अगर आपने पेरेंट बनाने के बाद उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं, यानी रखना चाहते हो, तो आप सेकंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल करोगे आल्ट पी में से, जो ये वाली है। अगर हमने कोई जस्ट उसको क्लियर करना है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अप्लाई की थी उसको भी हम नहीं चाहते कि वो अप्लाई हो, वो क्लियर हो जाए साथ ही, तो हम ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे क्लियर पेरेंट की, ये हमने किया। तो आप ये देखो, हैंडल असेंबली से टायर जो है वो बाहर आ गया इधर, और वो डॉटेड लाइन जो है वो भी रिमूव हो गई है, यानी कि अब ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमने क्या करना है, पहले टायर सेलेक्ट करेंगे, व्हील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम हैंडल असेंबली सेलेक्ट करनी है, और सबसे एंड में हमने अपना एम्प्टी सेलेक्ट करना है। जब हमने अपना एम्प्टी सेलेक्ट कर लिया तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब आप देखो कि ये इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं जी रोटेट करके जी करूंगा तो अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अंडू करता हूं, और सबसे पहले हम अपने साइड व्यू में जाते हैं और जी प्रेस करके वायर फ्रेम ऑन करते हैं, और अब हमने अपने एम्प्टी को रोटेट करना है ताकि वो इससे अलाइन हो जाए। तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो ऑलमोस्ट -18 डिग्री पे किया था। तो अगर तो मॉडल आपने खुद बनाया है तो याद रहता है, तो उसको आप यूज़ करें, और -18 पे मैंने इसको एम्प्टी को प्लेस कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक एंगल के ऊपर है पाइप, तो अब हमने इसको इस एंगल के ऊपर ही रोटेशन देनी है। हमने अगर जी पे रोटेशन दी, यानी कि अगर हम इसको अब दोबारा जाते हैं सॉलिड व्यू में, व्हील सेलेक्ट करेंगे, हैंडल असेंबली सेलेक्ट करेंगे, और एम्प्टी को सेलेक्ट करके कंट्रोल पी से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, रोटेट प्रेस करेंगे, और अब आप देखो कि वो पाइप बाहर निकल रहा है। हमने अपने उन प्रीवियस लेसन में कुछ पढ़ा था, जब हमने ये अपने ये देखे थे कि इनके यूज़ से हम यहाँ से ग्लोबल की जगह लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब हम रोटेट ज़ी करेंगे तो ये अब इस ऑब्जेक्ट का लोकल जो ट्रांसफॉर्म सिस्टम है एक्स वाई उसको यूज़ करेगा, और ये उस वक्त तक कर सकेगा जब तक हम अगर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हम अगर उस पर रोटेशन अप्लाई कर देंगे, तो जो ये रोटेशन है -18, ये अगर अप्लाई हो गई तो ये दोबारा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको अप्लाई नहीं करना है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको अप्लाई नहीं करना होता है। यही वजह होती है कि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो हिस्ट्री मेंटेन रखता है। तो कुछ बातों में हिस्ट्री काम आती है, और कुछ बातों में, जैसे हमने अब इससे प्रीवियस लेसन में अपने बेवल के जो प्रॉब्लम थे उनको फिक्स करने के लिए इसको अप्लाई कर दिया था रोटेशन और स्केल को। तो कुछ जगहों पे हमें उसको अप्लाई करने में फ़ायदा है, कुछ जगहों पे उसको रिटेन करने में फ़ायदा है, यानी कि वो अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ इस केस में हमें उसका फ़ायदा होगा कि हमारे पास की जो -18 डिग्री रोटेशन लगी हुई है, इसको हम अपने बेनिफिट में लेंगे, यहाँ से लोकल सेट कर लेंगे, और उसके बाद जब हम इसको रोटेट करेंगे ज़ी पे, तो ये इस एम्प्टी का जो ज़ी है जो कि रोटेटेड है -18 डिग्री, उसके ऊपर रोटेट होगा।
तो अब आप देखोगे ये जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये अपने इस पाइप के अंदर रोटेट हो रहा है और बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आपको यहाँ जाके इसको पहले अपने इस पे सेट करना पड़ेगा लोकल पे, और फिर जब आप कोई दोबारा काम करने लगेंगे तो इसको आपको जाके दोबारा ग्लोबल पे लगाना पड़ेगा। तो हम जब काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल स्पीड से काम करना चाहते हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं वो इसको ग्लोबल पे ही रखते हैं, बार-बार चेंज नहीं करते। अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जिसमें जो मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ वो भी काम ना करे। हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एम्प्टी को, जो कि रोटेटेड है, ये दोनों पार्ट इसके चाइल्ड हैं, इसके साथ रोटेट होंगे। मैंने रोटेट की कमांड देनी है, जी देना है। अब आप देखो इस वक्त जी जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट है। अगर मैं जी को दोबारा प्रेस करूंगा तो ये इसके लोकल मोड में जो जी है, लोकल जी है इस ऑब्जेक्ट का, उस पर चला जाएगा। तो दो दफा जी प्रेस करने से वो लोकल में चला जाता है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा, ये पूरी व्हील असेंबली साथ हैंडल असेंबली इसके साथ रोटेट हो रही है, और इसको मैंने ऐसे रोटेट करके छोड़ देना है। तो अब आप देखो दोबारा मैं ग्लोबल में आ गया। अब जो भी मैं चीज़ को रोटेट करूंगा वो ग्लोबल पे होगी। तो इस एक कमांड के लिए मैंने दो दफ़ा जी प्रेस करके इसके लोकल में एंटर हो गया था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो इसके लोकल ओरिएंटेशन बता रहा है कि ये 37.7 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया है। तो ये फ़ायदा होता है एम्प्टीज का और पेरेंट चाइल्ड का एक कॉम्बिनेशन से। आप इसको एक मैकेनिकल टाइप की कोई भी मशीन हो, असेंबली हो, उनको आपस में लिंक कर सकते हो ताकि एक ऑब्जेक्ट मूव होने से दूसरा भी मूव हो। अब अगर इसको हम किसी डेवलपर को देंगे जो कि गेम में इसको इनकॉर्पोरेट करेगा और यूज़ करेगा, वो अपना जो भी कोड और कंट्रोलर लिखेगा वो इस एम्प्टी के ऊपर लिखेगा, और एक इसके ऊपर व्हील पे लिखेगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव हो तो ये एक्सिस के ऊपर ये अपनी जगह रोटेट हो रहा होगा, और साथ ही जो हैंडल बार है वो इसके साथ मूव हो रही होगी। तो एक वक्त में दो एनिमेशन दोनों पार्ट पे अप्लाई हो रही होगी जो कि आपस में लिंक्ड होगी। अब आप इसको चाहे एनिमेट करके रेंडर कर लो या आप इसको किसी गेमिंग इंजन के लिए एक्सपोर्ट करो, तो बस आपने ये ख्याल करना है कि आपका ये जो इसकी एम्प्टी है इसके ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करनी, ताकि ये इसी रोटेशन के साथ एक्सपोर्ट हो, और गेमिंग इंजन में भी इसका लोकल जो है वो इस रुख पे होगा, यानी -18 डिग्री, या जो भी आपने बनाया हो, 18 हो, 20 हो, 15 हो, जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी उसके साथ आपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो जब भी आप इस तरह के कोई रोटेटेड पार्ट बनाएं तो जब आप उनको रोटेट करें तो उसको मेमोराइज कर लें उस प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने वो पाइप कितने डिग्री रोटेट किया है, ताकि आपको एनिमेट करते हुए या उसको जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एम्प्टीज के अंदर, पेरेंट चाइल्ड के अंदर रैप करके, तो आपको आसानी हो। तो या फिर आपको अगर लेट्स सपोज कि आपके किसी कोलीग ने आपको मॉडल बना के दिया है, आप उसको फिनिश कर रहे हो या टेक्सचर कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 3 प्रेस करके राइट व्यू में चले जाना है, जी प्रेस करके वायर फ्रेम में, और ये जो लाइन है इनके साथ इनकी हेल्प से इसको रोटेट करके विजुअली उसके साथ अलाइन कर देना है। इतना कोई बहुत क्या कहते हैं, जो मशीन पार्ट आप नहीं बना रहे, ना इससे कोई मैन्युफैक्चरिंग होनी है। अगर तो वो विजुअली उससे पार्ट के अंदर रहता है रोटेशन के वक़्त, तो आपका काम फिट है। आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। कोई विजिबल एरर नहीं है, तो बिल्कुल प्रिसाइज़ एक्यूरेट भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 19 है और आपने 18.5 भी कर दिया है तो चलेगा। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है एरर, वो एरर नहीं है। ठीक है? तो गेमिंग मुश्किल है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप उसको पॉइंट्स में और डेसिमल डिग्री तक जाके उसको एडजस्ट करें। ये तो हो गया एम्प्टी का एक फंक्शन। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एक और, मैंने एक और पार्ट बना के रखा हुआ है। ये उसी बाइसिकल का एक और वर्ज़न है, जिस पे मैंने जो ये हैंडल बार है, इसके ऊपर एक मिरर मॉडिफ़ायर अप्लाई किया है। अभी तक हमने जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग की थी, ब्लेंडर बेसिक की, उसमें हमने मॉडिफ़ायर्स यूज़ नहीं किए थे। हमने तमाम जो मॉडलिंग की थी, वो डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग थी, मैश एडिट करके की थी। अब हम आगे जो इसके बाद हैं, वो हम जो लेसन आएँगे, उनमें हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम इन एम्प्टीज़ को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बहुत सारे मॉडिफ़ायर को कंट्रोल करेंगे। तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा अभी, और मॉडिफ़ायर के लिए पूरा एक लेसन है जो कि आप आने वाले इसी कोर्स में आने वाले लेसन्स में शामिल है। तो इन डिटेल उसको देखिएगा, अभी सिर्फ़ हम इसको एम्प्टी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। तो ये आप देखोगे मैंने ये एक एम्प्टी अप्लाई किया हुआ है, जी एक्स करता हूँ तो मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो
ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक एम्प्टी को मैंने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ये बन रहा है ये मिरर हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पे। ठीक है? तो ये जितना दूर होगा ये ऑब्जेक्ट उतना वाइड होगा, ये जितना क्लोज होगा वो ऑब्जेक्ट उतना क्लोज हो जाएगा। ठीक है? अब इसको अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने प्रॉपर्टीज पैनल पे और ये रेंच मॉडिफायर वाला जो टैब है इसको क्लिक करूँ तो आप देखो इसके ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई हुआ है मिरर का। मिरर मॉडिफायर है, अगर मैं टैब प्रेस करके अंदर जाऊँ तो आप देखो इसकी, अगर मैं ए से ऑल सेलेक्ट करूँ तो ये हाफ मैश है। यानी कि अगर मैं यहाँ कोई चेंज करूँगा तो वो उस तरफ मिरर होगी। और ये वाला एडिटेबल नहीं है, ये वाला सिर्फ एडिटेबल है, तो हम हाफ साइड बना के हाफ जो है मिरर से क्रिएट करवा रहे हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आपको आधा काम करना पड़ता है, आधे को यूवी करना पड़ता है और आपका ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है और आपको इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। जब आप इसको कंट्रोल करते हो तो आप इसको कंट्रोल करते हो एम्प्टी के थ्रू। यानी कि ये जैसे आपको ये एम्प्टी देख रहे हो, ये एम्प्टी का नाम क्या है? अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ एम्प्टी 001 और अगर मैं अपने हैंडल बार को सेलेक्ट करूँ और इस पे देखूँ मिरर ऑब्जेक्ट, ये मिरर ऑब्जेक्ट जो है ये एम्प्टी है 001, यानी ये 001 ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बना के एम्प्टी से। अब इसका एक और भी फ़ायदा है कि इस एक एम्प्टी से आप मल्टीपल पार्ट को मिरर कर सकते हो। लाइक आप इसको किसी एक सेंटर प्लेस में रख दो और इससे सीट को भी मिरर कर लो, इस फ्रेम को भी मिरर कर लो। तो आपका एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट होता है, उससे आपकी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्रंट से देखो तो बिल्कुल अलाइन होंगी। यानी क्योंकि आपका मिरर पॉइंट एक है। वरना होता ये है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका पिवट पॉइंट कहीं है, इसका पिवट पॉइंट किसी और जगह पे है, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिसअलाइन होगा। तमाम जो मैकेनिकल पार्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सेंटरली अलाइन होनी चाहिए। अगर इनका पिवट पॉइंट ज़रा भी शिफ्टेड है और वो मिरर हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हिले हुए होंगे। लेकिन एक एम्प्टी से उनको मिरर कराने से वो बिल्कुल एक्यूरेटली सेंट्रलाइज़ होते हैं। और इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें एम्प्टी को और एन पैनल में जाके आप देखो ये एक्स के ऊपर बिल्कुल 0 पे है। तो आप तमाम ऑब्जेक्ट का जो मिड पॉइंट है वो 0 पे क्रिएट कर सकते हो और इस एक एम्प्टी के ऊपर आप शिफ्ट एस करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे अपना कर्सर भी रख सकते हो और इन तमाम ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कह सकते हो कि इस तरह राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो वो वहाँ पे उनका पिवट पॉइंट भी सेट कर सकते हो। तो एक एम्प्टी लगाने से हमें कितने बेनिफिट होते हैं कि हम उनको मिरर कर सकते हैं, उनका तमाम का ओरिजिन पॉइंट एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और उनको बेस्ट अलाइन कर सकते हैं। ये एक फंक्शन और है एम्प्टीज का। अच्छा, अब हम एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन्स में इनको यूज़ करेंगे। अब मैंने एक और कलेक्शन क्रिएट की हुई है यहाँ पे। इस कलेक्शन में हमारे पास एक लाइट है और एक एम्प्टी है। अब मैंने इस एक लाइट को इस एम्प्टी के साथ अटैच किया हुआ है। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ, इसको देखने का बेस्ट तरीका ये है कि मैं इसको रेंडर व्यू में चला जाऊँ, जो कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ ज़ी प्रेस करके। मैं मटेरियल व्यू में आ सकता हूँ, रेंडर में आ सकता हूँ। तो लाइट्स क्योंकि रेंडर व्यू में नज़र आती हैं तो हमें रेंडर व्यू में जाना है। मैं अगर इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो कि इस लाइट को मैं इसके साथ मूव करा रहा हूँ। यानी कि ये एक स्पॉटलाइट है, ठीक है? और इसकी डायरेक्शंस जो है वो लाइट को डिफाइन करती है कि लाइट किस रुख पे जाएगी। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखें आप, इसके ऊपर लाइट मूव हो रही है। ये काम मैं कैमरास के साथ भी कर सकता हूँ कि कैमरे को इसके साथ अटैच कर दूँ तो जहाँ ये पॉइंट जाएगा कैमरा वहाँ देखेगा। तो जो कैमरा एनिमेशन होती हैं, सिनेमैटिक किस्म के मूव्स होते हैं कैमरा के, उसके अलावा लाइट्स को मूव किया जाता है सिनेमैटिक किस्म के रेंडर क्रिएट करने में, उनमें भी आपके एम्प्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मैं एक और लाइट क्रिएट करूँ, जैसे ये स्पॉटलाइट, तो अगर मुझे इस लाइट को इसके ऊपर सेट करना हो तो मैं यहाँ पे पहले इस रुख पे जाऊँगा, इसको रोटेट करूँगा, फिर इधर आऊँगा और फिर इसको देखूँगा। अच्छा जी, अगर मुझे नहीं पसंद आएगी तो फिर मैं रोटेट करूँगा, इसको ज़ी पे इस तरह रोटेट करके सेट करूँगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत सारा हैसल है और दोबारा इसको एडजस्ट करना होगा, तो दोबारा मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको एक पॉइंट पे अटैच कर दूँ और जहाँ मैं अपना
ये एम्प्टी रखूँगा वहाँ पे ये लाइट मूव होगी और इस एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से ये लाइट्स भी एनिमेट होंगी। तो ये एक इसका यूजेज है एम्प्टी का। तो आपने देखा कि इस एक लेसन के अंदर हमने एम्प्टीज़ को यूज़ किया एनिमेशन के लिए, एज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में यूज़ किया। उनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी एनिमेशन, रोटेशन, ताकि हम उनको गेम में ले जा सकें या एनिमेट कर सकें। उनको मॉडिफायर के लिए एज़ अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया मिरर के अंदर। लाइट्स को और कैमरास को उसके साथ अटैच करके एनिमेट भी किया जा सकता है। गो कि हमारा इस लेसन में और जो हमारी गेम की जो ये मॉडलिंग की सीरीज़ चल रही है और हमारे चैनल का स्कोप है, वो है गेम एसेट क्रिएशन। तो आपको उसमें ये बहुत सारे हेल्प करेगा। इन फ्यूचर हो सकता है हम एनिमेशन भी पढ़ें, लेकिन फ़िलहाल हमारे जो ये कोर्सेज़ हैं, ये फ़ोकस्ड हैं गेम एसेट क्रिएशन के लिए, जो कि उसमें आपको एमटीज़ का जो फ़ंक्शन है, वो मैंने आपको बताया। आने वाले लेसन में हमारे इनको एमटीज़ को यूज़ करते हुए हम मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लेसन जो हैं आप तक पहुँच सकें और उनके नोटिफ़िकेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।